कोरोना की बात कर लेते हैं क्योंकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक पूरे देश में करीब 28.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन के मामले में गुरुवार को यूपी ने एमपी को पछाड़ दिया है। इसके साथ ही यूपी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। गुरुवार रात 8 बजे तक देश में कुल 58,21,178 लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई, जिसमें सबसे ज्यादा 7,98,670 लोगों को यूपी में वैक्सीन की डोज दी गई। बुधवार को 7,60,121 डोज लगाकर यूपी दूसरे नंबर पर रहा था। वहीं 22 जून को 8,21,166 लोगों को वैक्सीनेट किया गया था। पूरे देश में अब तक 28 करोड़ 43 लाख के करीब डोज लग चुकी हैं और वैक्सीनेशन की यही रफ्तार बनी रहे, इसलिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐलान किया है कि वैक्सीन की 21,05,010 से ज्यादा वैक्सीन डोज अभी पाइपलाइन में हैं। राज्यों को जरूरत के हिसाब से ये वैक्सीन अगले 3 दिनों में आवंटित कर दी जाएंगी। राज्यों के पास 1,89,86,504 कोरोना वैक्सीन की डोज अभी मौजूद है। देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन अभी सीमित है, लेकिन विदेशी वैक्सीन के आयात का रास्ता खुलते ही जल्द ही राज्यों को वैक्सीन की और डोज मिलनी शुरू हो जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर लेकर आ सकता है। ऐसे में यह कितना खतरनाक होगा, क्या इसके लक्षण पहले से अलग होंगे, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब देश का हर एक आदमी जानना चाहता है। इसलिए हमने एक्सपर्ट से बात की है ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके। डेल्टा प्लस ये वो शब्द है जिसकी चर्चा पिछले 1 महीने से सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि कुछ जानकार मानते हैं कि दूसरी लहर ने जितना कहर ढाया है उससे ज्यादा कहर कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट ढा सकता है। अब तो केंद्र सरकार ने भी कह दिया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेल्टा प्लस काफी संक्रामक है और फेफड़े की कोशिकाओं के रिसेप्टर से मजबूती से चिपकने में सक्षम है। इसकी वजह से फेफड़े को जल्द नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। साथ ही ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल को भी मात देने में सक्षम है। हालांकि जानकारों का ये भी मानना है कि जरूरत डेल्टा प्लस से डरने की नहीं है, सतर्क रहने की है। हाँ, ये जरूर है कि नया वेरिएंट पुराने के मुकाबले ज्यादा तेजी से संक्रमित करता है। तो इसका इन्फेक्टिविटी रेट नॉर्मल वेरिएंट से 60 to 65% ज़्यादा है। तो अगर कोई वेरिएंट ज़्यादा इन्फेक्टिव है तो डेफिनेटली उससे बचने के लिए हमको ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा। नॉर्मल कोरोना वायरस के लक्षण से इसके लक्षण कुछ डिफरेंट नहीं है, लेकिन इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा खतरनाक है। 3 दिन पहले देश में डेल्टा प्लस के 20 के करीब केस थे, लेकिन तेजी से फैलने की वजह से अब संक्रमितों की संख्या 40 पहुंच गई है। 8 राज्यों में डेल्टा प्लस की पुष्टि हो चुकी है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेल्टा प्लस को वायरस ऑफ कंसर्न यानी चिंता की श्रेणी में रखा है। डेल्टा प्लस हैज बीन कैटेगराइज्ड एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो फिलहाल हमारे पास उतना साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि वाकई उतना खतरनाक होगा कि नहीं, बट वी ऑल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल और इसको बहुत केयरफुली मॉनिटर करना चाहिए। जानकार मानते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट से ज्यादा खतरा उस आबादी को है जो अब तक संक्रमण से बचा है। खासतौर पर बच्चों के प्रति सतर्क रहना होगा, क्योंकि छोटी सी लापरवाही डेल्टा प्लस को बच्चों तक पहुंचा सकती है। लोग जब बाहर घूम रहे हैं वो सोच रहे हैं कि मेरा तो कोविड हो गया, मेरे को कुछ डरने की बात नहीं है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अगर उनके घर में कोई बच्चे हैं या उनके घर में कोई लोग हैं जिनको कोविड नहीं हुआ, हो सकता है ये लोग कैरियर बने और इन्फेक्शन अपने घर तक पहुंचा सकते हैं। अब तक भारत समेत दुनिया के 10 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हो चुकी है। देखिए, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। मलिका के पास चलते हैं जो बता रहे हैं कि किन देशों में डेल्टा प्लस का संक्रमण मिला और भारत में सूरत हाल क्या है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर बढ़ता जा रहा है और अब तक इसने 11 देशों में 200 के करीब लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। आइए देखते हैं विश्व में किन देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस आ चुके हैं अब तक। वो कौन कौन से देश हैं? यूएसए, यूके, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, जापान, पोलैंड, रूस, चीन, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो
तो ये वो 11 देश हैं जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस अब तक सामने आए हैं। कुल 200 केस सामने आ चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं भारत की। डेल्टा प्लस वेरिएंट के भारत में कितने केसेस सामने आए हैं? अलग अलग राज्यों के हिसाब से हम आपको ये जानकारी दे देते हैं। महाराष्ट्र में कुल 21 केसेस सामने आ चुके हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में 6, केरल में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 3 केसेस पाए गए हैं। तमिलनाडु में 3, आंध्र प्रदेश में 1, कर्नाटक में 2, इसके साथ ही पंजाब में 1, जम्मू में भी 1। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट ने भारत में भी दस्तक दे दी है। ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर डेल्टा वेरिएंट के केसेस सामने आए हैं। और अगर टोटल केसेस की बात की जाए, यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के भारत में केसेस की बात की जाए, तो उसकी संख्या कुल मिलाकर इन सभी राज्यों में अगर आप देखेंगे तो वो करीब 40 हो चुकी है। 40 केसेस अब तक भारत में रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। शुक्रिया मल्लिका इस अहम जानकारी के लिए। तो मल्लिका ने बता दिया कौन कौन से ऐसे देश हैं जहां डेल्टा प्लस के वेरिएंट के केसेस मिलने शुरू हो गए और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं डॉक्टर धीरज कौल। सर, एक बार फिर से नमस्ते भारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आप पहले भी नमस्ते भारत में समय समय पर आते रहे हैं और अलग अलग कोविड के जो वेरिएंट्स हमारे सामने आते रहे उसको लेकर दर्शकों तक अहम जानकारी पहुंचाते रहे। तो सबसे पहले दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जब कोरोना और डेल्टा प्लस से संक्रमण के लक्षण एक जैसे होते हैं तो फिर पहचानेंगे कैसे कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है और ये कितना खतरनाक हो सकता है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। अब आप विश्वास करिए कि डेल्टा वेरिएंट जो B.1.617.2 है, वो 5 जून तक यहाँ अमेरिका में 10% जो केसेस थे वो नए केसेस डेल्टा वेरिएंट के थे। बाय 19 जून, मतलब हर 2 हफ्तों के अंदर ये डबल हो रहा है। उसके बाद 20.6 हो चुके हैं, 0.6% जून 19। डेल्टा प्लस वेरिएंट इसका एक ऑफशूट है जिसके अंदर डेल्टा के सारे वही कैरेक्टरिस्टिक हैं जो उसे ज़्यादा घातक बनाते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शियस बनाते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट उसने एक बेटा से भी एक म्यूटेशन ली है जिसे K417N बोलते हैं, जो कि पहली बारी हमने बेटा वेरिएंट में देखी थी। तो डेल्टा प्लस म्यूटेशन ऑफ बेटा वेरिएंट मेक्स डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस ज़्यादा इन्फेक्शियस है माइस मॉडल्स के अंदर और लैब्स के अंदर, ये हमें क्लियरली दिख रहा है और ये बहुत बड़ी कंसर्न है। इसीलिए इस टाइम वर्ल्ड के अंदर आई थिंक अ वीक अगो 220 केसेस थे। एज ऑफ टुडे इट्स 323 केसेस, बहुत तेजी से डबल हो रहा है। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट रखा है, लेकिन मेरा मानना है अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर अगर इसी रेट से चलता रहा तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी हो जाएगा, क्योंकि ये भारत में भी पाया जा रहा है। इंडिया के लिए भी बहुत कंसर्न है। अमेरिका के लिए तो हम थोड़े ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि यहाँ पे मास्क निकाले जा चुके हैं और अब जितने भी नए केसेस आ रहे हैं उसमें बच्चों के अंदर ये ज़्यादा संक्रमित दिख रहा है। बच्चे हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, मोर्टेलिटीज़ भी हो रही हैं। तो ऐसी बॉडीज ये वायरस ढूंढ रहा है जिसके पास नेचुरल इम्यूनिटी नहीं थी, मतलब वो कोरोना उसके थ्रू नहीं गुजरा या उसको हमने वैक्सीनेशन नहीं दी है। तो बच्चे क्योंकि अभी काफी वनरेबल हैं, 12 साल से कम भी कोई भी वैक्सीन अप्रूव नहीं है और 12 से 15 तक मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन बच्चों में मिल रही है, लेकिन बहुत कम है। तो इट्स अ पॉइंट ऑफ वेरी सीवियर कंसर्न। जी बिल्कुल। और एक कंसर्न और है डॉक्टर धीरज, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है 1 या दोनों डोज, उनको भी क्या डेल्टा प्लस का संक्रमण हो सकता है? एब्सोल्युटली, बिल्कुल हो सकता है। मैं एक्चुअली आपको लेटेस्ट डाटा देता हूं क्योंकि मैं डाटा माइनिंग में हूं। अभी एक रीसेंट स्टडी आई थी अप्रैल 2013 लैंसेट में, जिसे हम काफ़ी रेपुटेबल जर्नल मानते हैं। उसने दिखाया कि अगर आपको फाइजर की 2 डोजेज लगी हैं तो आपकी जो एफिकेसी पहले 95.5% थी, अब जाके वो गिरकर डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 88% है 2 डोजेज के बाद। 2 डोजेज एस्ट्राजेनेका के बाद जो हमारी पहले एफिकेसी 66 to 76% थी, अब 60% रह गई है सिर्फ। और अगर आपको सिर्फ एक ही डोज लगी है और 3 हफ्ते गुजर चुके हैं तो सिर्फ 33% आप प्रोटेक्टेड हैं डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ, एज वी स्पीक अबाउट सिम्टोमेटिक डिजीज। और एसिम्टोमेटिक डिजीज का वैक्सीन लगने के बाद कम हो जाता है रेशियो, लेकिन काफी सिग्निफिकेंट अभी भी है। तो ये वायरस बहुत स्मार्ट है
बहुत इंजीनियसली अपने आप को चेंज कर रहा है। पिछले साल भी मैंने आपके शो पे लैब लीक थ्योरी पे थोड़ा सा जी। रेफर किया था। इस साल काफी हम इस पे डिबेट कर चुके हैं। क्यों कर रहा है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये वायरस बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, इसीलिए हमें वैक्सीनेट भी करना है लोगों को, और नई बूस्टर शॉट जो कि नए वेरिएंट्स को कवर करे उसके जी। लिए अभी से तैयार होना है, ताकि एंड ऑफ द ईयर वो भी लगने शुरू हो जाए, क्योंकि वैक्सीन की एफिकेसी इन वेरिएंट्स के खिलाफ गिरती जा रही है दिन प्रतिदिन। जी डॉक्टर धीरज, एक अहम सवाल मेरा ये था कि जैसे कोरोना जो सिवियर फॉर्म में होता था वो लंग्स को सबसे ज्यादा प्रभावित करता था। हमने देखा कि सीवियर केसेस में लंग्स इन्फेक्शन होते थे। इस केस में भी देखा जा रहा है कि फेफड़ों पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और आप साफ कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा जल्दी ट्रांसमिट होता है। तो बचाव के तरीके क्या है ऐसे में? देखिए, बचाव के मोस्ट कॉमन तरीके वही हैं जो पहले थे। ये एयरबोर्न है, ये हवा में 2 से 3 घंटे तक तैर सकता है, इसीलिए हमको मास्क डालना है, सही तरीके का मास्क डालना है। अगर डाल सके तो N95 डालना है, वरना आप डबल मास्क करिए, नाक को अच्छे से कवर करिए। सिर्फ मुंह को कवर करने से आप कोरोना से नहीं बचेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, तकरीबन 9 फीट, हम 6 फीट से अब बढ़कर 9 फीट हो चुके हैं। मास गैदरिंग्स में मत जाइए, क्राउडेड प्लेसेस में मत जाइए, किसी भी तरीके की हो, और अपने आप को वैक्सीनेट कराइए, क्योंकि वैक्सीनेट आपको प्रोटेक्ट करेगा। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जब हम लोग, क्योंकि इकोनॉमी को भी चलाना है तो रीओपनिंग करनी है, लेकिन बहुत ही सतर्कता के साथ करनी है। जहां जहां पे पॉकेट्स हैं वहां पे धीरे से करनी है। जहां पे काफी कम केसेस हैं वहां थोड़ा सा लिबरल हो सकते हैं, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ। एक पॉइंट और बहुत जरूरी है जानना कि इस नए कोरोना वेरिएंट के कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे सिर्फ डायरिया आना, या इवन जॉइंट्स के अंदर पेन होना, या पैल्पिटेशंस होना, जो अब नए निकल के आ रहे हैं। और अगर आपको कोविड है और कोविड के बाद आप रिकवर हो चुके हैं तो ये वेरिएंट भी लग सकता है। और कोविड के बाद और भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। लंग्स के अलावा वो बॉडी में स्ट्रोक्स भी करता है, छोटे छोटे ब्रेन में स्ट्रोक्स करता है, फॉगीनेस आती है, लंग्स की फाइब्रोसिस होता है। मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। कई पेशेंट्स के अंदर किडनी फेलियर भी होता है रिकवर होने के बावजूद भी, और एज दे आर गोइंग थ्रू द कोविड, न्यूरोपैथी होती है, ब्लैडर के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, कोलन, ये बहुत सारे सिस्टम्स को, लिवर, पैंक्रिया तक को इन्वॉल्व करके इफेक्ट करता है। इसीलिए जो लोग रिकवर हो चुके हैं उनके लिए भी जानना है कि अपने आप को एक बारी दोबारा असेस करें रिकवर करने के बाद। और हार्ट में मायोकार्डाइटिस और ब्लॉक्स करता है, अच्छे खासे हेल्दी आदमी के अंदर हार्ट अटैक करके उसकी डेथ कर सकता है। जी, तो वाकई बहुत खतरनाक ये वेरिएंट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर धीरज आपका, नमस्ते भारत पर आए और आपने हमारे दर्शकों के साथ ही बहुत अहम जानकारी साझा की। मलिका, बहुत अहम हो जाता है डॉक्टर धीरज कौल ने जो बातें कही हैं, उसमें सबसे अहम तो ये है कि आप अगर सोच रहे हैं कि आपने कोविड वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज ले ली है, तो इस नए वेरिएंट पे खतरा नहीं, बल्कि और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पहले से कम कारगर है इस वेरिएंट पर बिल्कुल। तो इसीलिए जैसा कि उन्होंने कहा कि आप प्रिकॉशंस अभी भी लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना से बच्चों को भी बचाना है। कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए कोशिशें अब रफ्तार पकड़ रही हैं। बिहार के बाद अब कानपुर में भी बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है। वैक्सीन का ट्रायल कानपुर के प्रखर अस्पताल में शुरू हुआ, जहां देश में पहली बार 2 साल 8 महीने की बच्ची को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का पहला टीका लगाया गया। पहले डोज के लिए 6 बच्चों का चयन हुआ था, जिसमें 5 बच्चों को टीका लग चुका है। 2 से 6 साल आयु वर्ग के 15 बच्चों का अभी वैक्सीनेशन ट्रायल होना बाकी है। कानपुर में अगली स्क्रीनिंग में 2 साल का बच्चा रहेगा, जिसे टीका लगाया जाएगा। सभी बच्चे ठीक हैं, उनको कोई साइड इफेक्ट बहुत बड़ा नहीं है, एक्सेप्ट कि उनके थोड़ा इंजेक्शन की जगह मामूली दर्द हो जाना या थोड़ा रेडनेस आ जाना। बच्चों के अभिभावकों से पूर्ण रूप से हम लोग संपर्क में हैं। कानपुर के अलावा दिल्ली और पटना एम्स में भी 28 जून से भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए 2 से 6 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग और ट्रायल का काम शुरू होगा। ट्रायल को 3 आयु वर्ग में बांटा गया है। पहला आयु वर्ग 2 से 6 साल का है, दूसरे में 6 से 12 साल के बच्चे शामिल हैं और तीसरे आयु वर्ग में 12 से 18 साल के बच्चे हैं। अब तक 6 से 12 साल और 12 से 18 साल के बच्चों का ट्रायल शुरू हो गया है और उन्हें पहली डोज दी जा चुकी है। कोवैक्सीन के ट्रायल के नतीजे सितंबर से अक्टूबर के बीच आ जाएंगे और ट्रायल सफल रहा तो तभी से देश में बच्चों के कोवैक्सीन का काम शुरू हो जाएगा। ABP News,
आपको रखे आगे।